आपको याद है 2019 जब लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना तो हर तरफ जश्न का माहौल था, एक नई उम्मीद जगी थी। लेकिन आज वही सड़कें प्रोटेस्ट से गूंज रही हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि कुछ ही सालों में ये जश्न एक बड़े टकराव में बदल गया? चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है जब केंद्र सरकार लद्दाख के सामने एक ऐसा ऑफर रखती है जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, क्या कोई मुख्यमंत्री हो सकता है जिसके पास अपना कोई राज्य या विधानसभा ही ना हो? सुनने में ही अजीब लगता है ना? बस यही सवाल इस पूरे गतिरोध के सेंटर में है। तो ये था वो अनोखा प्रस्ताव। सरकार ने कहा कि जो मौजूदा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, हम उसके हेड को मुख्यमंत्री और डिप्टी हेड को उप मुख्यमंत्री के बराबर का स्टेटस और प्रोटोकॉल दे देंगे। लेकिन यहाँ एक कैच था, कोई विधानसभा नहीं होगी। मतलब नाम तो सीएम का होगा, पर वो पावर नहीं होगी जो एक असली सीएम के पास होती है, जो कानून बना सके। तो सवाल उठता है कि सरकार को ये अजीब सा प्रस्ताव देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी जड़ें लद्दाख के लोगों की उन दो बुनियादी मांगों में है जिनके लिए ये सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये हैं वो दो बड़ी मांगें जो इस पूरे आंदोलन की नींव हैं। पहली, लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाया जाए अपनी चुनी हुई विधानसभा के साथ, और दूसरी, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। क्यों? ताकि वहां की जमीन, वहां की पहचान और रिसोर्सेज को एक संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। तो ये 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल आखिर है क्या भला? आप इसे एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये खास तौर पर आदिवासी इलाकों को अपनी जमीन, जंगल, कल्चर और रिसोर्सेज से जुड़े फैसले खुद लेने की ताकत देता है। तो आप समझ सकते हैं कि लद्दाख के लिए ये सिर्फ कोई कानून नहीं है, ये उनकी पहचान और उनके भविष्य का सवाल है। तो लद्दाख ने अपनी मांगे तो रख दी, पर केंद्र सरकार का जवाब क्या था? एक सीधा सपाट नहीं। दोनों ही मेन डिमांड्स को सिरे से खारिज कर दिया गया। अब देखते हैं कि सरकार ने इसके पीछे क्या वजह बताई। यहाँ पर दोनों तरफ के तर्क बिल्कुल आमने सामने हैं। सरकार का कहना है कि एक तो लद्दाख के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है कि वो एक राज्य का खर्च उठा सके, और दूसरा, चीन और पाकिस्तान से सटा एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया होने की वजह से नेशनल सिक्योरिटी के लिए केंद्र का सीधा कंट्रोल जरूरी है। इसके जवाब में लद्दाखी नेताओं का तर्क है कि फाइनेंशियली तो कोई भी राज्य पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, और असली सुरक्षा बॉर्डर पर तब होती है जब वहां के लोग अपनी जमीन और संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो जब लद्दाख की मेन डिमांड्स को मना कर दिया गया और बदले में ये बिना विधानसभा वाला सीएम का ऑफर आया, तो लद्दाख के लीडर्स का क्या रिएक्शन था? उन्होंने इसे सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के खारिज कर दिया। और ये रिजेक्शन किसी एक गुट का नहीं था, ये एक यूनाइटेड आवाज थी। लद्दाख के दो सबसे बड़े और अक्सर अलग अलग राय रखने वाले ग्रुप्स, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस एक मुद्दे पर बिल्कुल एक साथ आ गए। और इस यूनिटी का सबसे बड़ा सबूत आपको इस नंबर में मिलेगा। सरकार के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें जो पूरी डेलीगेशन गई थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर ने सरकार के इस ऑफर को सपोर्ट किया, जस्ट वन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और यह प्रस्ताव कितना अनपॉपुलर था। केडीए के एक बड़े नेता असगर अली करबलाई की एक बात है जो इस पूरे आंदोलन की फीलिंग को समेट देती है। उनका साफ कहना है कि ये नाम के सीएम और डिप्टी सीएम से कुछ नहीं होने वाला। असली आज़ादी, असली अधिकार तो तभी मिलेंगे जब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और वहां के लोग अपनी विधानसभा में अपने लिए खुद कानून बना पाएंगे। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस मामले की बड़ी पिक्चर को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख के एक लोकल मुद्दे की बात नहीं है। इसके तार जियोपॉलिटिक्स, एनवायरमेंट और आइडेंटिटी यानी पहचान के बड़े सवालों से जाके जुड़ते हैं। देखिए, 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना, तो जबरदस्त जश्न मनाया गया। एक नई उम्मीद थी। लेकिन धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि बिना विधानसभा के सारी पावर तो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, और वही खुशी धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगी। और फिर शुरू हुई पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग, जो आज इस मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अगर आप इस पूरे विवाद की जड़ में जाएं, तो आपको दो अलग अलग विजन की सीधी टक्कर दिखेगी। एक तरफ है सरकार का विजन, जो नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से देखता है और मानता है कि बॉर्डर एरिया में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं। और दूसरी तरफ हैं लद्दाख के लोग, जो कहते हैं कि यह डेवलपमेंट का मॉडल हमारे नाजुक इकोसिस्टम के लिए, हमारी जिंदगी के लिए ही खतरा है। और ये डर सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, वहाँ के लोग इसे रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, तापमान बढ़ रहा है, और जो ग्लेशियर उनकी लाइफलाइन है वो तेजी से पिघल रहे हैं। तो उनके लिए ये कोई सिर्फ एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं है, ये उनके सर्वाइवल का सवाल बन गया है।
भारत का संविधान एक आइडिया पर बना है जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब केंद्र और राज्य सरकारें पार्टनर की तरह मिलकर काम करें। लेकिन लद्दाख में जो हो रहा है वो इस आइडिया के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन गया है। यहाँ सहयोग की जगह टकराव दिख रहा है जो केंद्र और एक क्षेत्र के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को दिखाता है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? सिचुएशन एक डेडलॉक की है, एक गतिरोध। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, बिना विधानसभा के। उनकी मांगें मानी नहीं जा रही हैं। सरकार का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है, मतलब दोनों ही तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या ये गतिरोध और भी ज्यादा गहराएगा? और ये सवाल सिर्फ लद्दाख का नहीं है। लद्दाख का भविष्य ये तय करेगा कि भारत एक देश के तौर पर अपनी अलग अलग क्षेत्रीय पहचानों और राष्ट्रीय हितों के बीच कैसे एक बैलेंस बनाता है। इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।